हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो हाल ही में बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है अपने इंडिया में। और वो टॉपिक क्या है कि हाल ही में जो है यूजीसी ने एक नया गाइडलाइन जारी किया। ठीक है। जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने हाल ही में एक नया रूल लाया है किसके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया। ठीक है। ये रूल क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, इसके बैकग्राउंड क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि यूजीसी को ये रूल लाना पड़ा, उसके बाद इसके क्या रिपरकशंस हुए, उसके क्या क्रिटिसिज्म है, ये सब चीज जो है पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी कंट्रोवर्सी और जो भी चीजें सामने निकल के आ रही है, जो एक बहुत ही डिबेट बना हुआ है हमारे देश में भी, ये मेन जो है, ये अभी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसने एक रेगुलेशन जारी किया है 2026। जिस रेगुलेशन का उसने नाम दिया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को कैसे रोका जा सकता है उसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है। तो मेन यही है। और इसी में क्या क्या चीजें सामने निकल करके आई है, क्या ऐसे प्रोविजंस है जिसका जनरल कैटेगरी और बहुत से अलग समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा विरोध किया जा रहा है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो यूजीसी ने जो है एक न्यू रेगुलेशन लाया। ठीक है। जिसका कहना है कि ये क्या करेगा, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियन कॉलेज इंडियन यूनिवर्सिटीज में, उस पे एक तरीके का ये लड़ने का काम करेगा, उसके अगेंस्ट ये रेगुलेशन लाया गया है। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से जो है एक पब्लिक डिबेट बना हुआ है इंडिया में, जिसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग भी हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, नॉट ओनली प्रोविजंस बट ऑन लीगल चैलेंजेस पे भी। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजीसी के ये लाने का ऑब्जेक्टिव अगर बोले हम लोग, तो यूजीसी का कहना है कि भाई हाल ही में जो है ना बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके बाद जेंडर के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटीज, इस सब के आधार पे ना बहुत सारे हायर इंस्टीट्यूशंस में एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। ठीक है। भेदभाव देखने को मिला है। इसीलिए ये भेदभाव को के मद्देनजर रखते हुए ना ये गाइडलाइंस जारी किया गया। उसमें मेन जो है एससी एसटी, उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर जो डिसेबिलिटीज है उनका खास तौर पे ध्यान दिया गया है कि उनका जो है डिस्क्रिमिनेशन हायर इंस्टीट्यूशंस में ना हो सके। हवाला किसका दिया गया है कि भाई इससे जो है इक्विटी प्रमोट होगी, इंक्लूजन यानी समावेश होगा, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो ये एक तरीके का ना ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख करके ना यूजीसी ने ये गाइडलाइंस जारी किया। तो होप आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता चल गया होगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या ऐसी जरूरत पड़ी जिससे कि ये यूजीसी को लाना पड़ा, और डिटेल में हम लोग आगे वाले स्लाइड में बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले ना हम लोग जान लेते हैं भाई यूजीसी है क्या। इतनी बात हो रही है कि यूजीसी लाया, यूजीसी ने ये एक्ट लाया, तो यूजीसी का जो इनिशियल फेज स्टार्ट होता है 1944 एक सर्जेंट रिपोर्ट के साथ। ठीक है। सर्जेंट रिपोर्ट आता है 1944 में। उसने रिकमेंड दिया कि भाई इंडिया में ना ये इंडिपेंडेंस के पहले ये चीजें स्टार्ट हो जाती। ठीक है। तो सर्जेंट रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भाई एक जरूरी आ गया है कि इंडिया में एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाए। तो उसने रिकमेंडेशन किया। ठीक है। फिर क्या होता है 1945 में ये कमिटी एक यूजीसी फॉर्म होता है, लेकिन स्टार्टिंग में 1945 के आसपास ये मात्र जो तीन यूनिवर्सिटीज है ना उसी को रेगुलेट कर पाती है। ठीक है। उसी को सुपरवाइज कर पाती है। कौन से तीन थे, एक तो अलीगढ़ बनारस यूनिवर्सिटी था, उसके बाद एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो तीन हो गए, एक अलीगढ़, दूसरा बनारस यूनिवर्सिटी और तीसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये स्टार्टिंग में बस यूजीसी इस तीन यूनिवर्सिटी को सुपरवाइज करती है।
धीरे धीरे क्या होता है ना, 1948 में एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन होता है कि आगे कैसे और इसको बढ़ा जाए और इसको पूरे इंडिया लेवल के जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस है उसको कवर किया जाए। तो इसलिए एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया, किसके अंडर? तो एस राधाकृष्णन के अंदर, जिन्होंने रिकमेंड किया कि भाई एक यूजीसी, एक सेंट्रल रेगुलेशन कमेटी, एक सुपरवाइज कमीशन बनाया जाए जो बेस्ड होगा यूके मॉडल पे। ठीक है, ये सब हायरार्की, ये कैसे कैसे समय पीरियड में चेंजेस हुए, ये सब हम लोग कर। उसके बाद क्या होता है कि 1952 में जो यूनियन गवर्नमेंट आती है उसने एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस बना दिया। ठीक है, तो ये फॉर्म कब होता है? 1952 में। ठीक है, स्टार्ट कहां से होता है? 1944 का जो सर्जेंट रिपोर्ट है उसके रिकमेंडेशन से फाइनली 1952 में एक प्रारूप मिल जाता है। उसके बाद इसका जो फॉर्मली इनॉग्रेटेड की बात करें तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1953 में बनाया जाता है और 1956 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो फाइनली 1956 में जो फाइनल आज हम लोग प्रारूप देखते हैं यूजीसी का, ये 1956 में बन के रेडी हो जाती है। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर की बात करें ना तो ये नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 10 अदर मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो एक कमिटी द्वारा इसके हेड किया जाता है जिसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और उसके बाद 10 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि टोटल जो है 13 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इनकी की फंक्शन की बात करें तो जितने भी ग्रांट एलोकेट किया जाता है, कितना फंड किस यूनिवर्सिटी को जाएगा, उसके बाद एडवाइज किया जाता है हायर एजुकेशन को कि इसमें कैसे रिफॉर्म लाया जा सके, उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे प्रमोट किया जा सके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, ये एक तरीके का ये यूजीसी ही काम करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो होप आप लोग को ये यूजीसी क्या है इस बारे में आप लोग को एक डिटेल पता चला होगा। तो अभी हमने यूजीसी के बारे में डिटेल स्टडी किया। ठीक है, उसके बारे में यूजीसी क्या है, कहां से इसकी फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। अब इसकी बैकग्राउंड की थोड़ी बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी और ग्रांट कमीशन है इसको क्या जरूरत पड़ी कि ये नया रूल लाना पड़ा उसको, जिसमें इतने सारे डिबेट चल रहे हैं, इतने सारे इसका क्रिटिसाइज किया जाता है। तो पहला अगर देखें ना तो एक तरीके से रिपीटेड कैंपस इंसिडेंट्स होते थे, यानी कि कैंपस में ना लगातार ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते थे जिसको देखते हुए यूसीसी ने ये कदम उठाया। अब यूजीसी का कहना है कि कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें सामाजिक कुछ ऐसे जो एससीज है, ओबीसीज है, अदर समाज के जो है उनका एक सामाजिक बहिष्कार देखा गया यूनिवर्सिटी कैंपस में। उसके बाद एक एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि शैक्षणिक भेदभाव देखा गया उनके और जो बाकी अदर कास्ट है, ये यूजीसी का कहना है। उसके बाद हॉस्टल में जो है उनका एक तरीके का अलगाव का बिहेवियर देखा गया उनके साथ बाकी छात्रों के द्वारा। जनरली इसमें टारगेट किया गया एक प्रकार के जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके द्वारा ये सब चीजें भेदभाव किया गया है, जो कि कहीं से भी ये उचित नहीं बताता है। ठीक है, उसके बाद ये भी देखा गया है कि जातिगत भेदभाव से जुड़ने के कारण ना कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अपना सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अगर एक प्रोमिनेंट केस की बात करें ना तो अगर आप लोग को याद हो ना तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक रोहित बेमुला ने जो है यही डिस्क्रिमिनेशन का हवाला देते हुए ना उसने सुसाइड किया था। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं, रिपीटेटिव कैंपस इंसिडेंट्स हुए हो रहे थे जिसके मद्देनजर ना यूजीसी ने ये थोड़ा हास ऐसे प्रोविजंस कुछ इसमें डाले हैं और यूजीसी के नए रूल में ये सब चीजें मेंशन किया गया। तो एक तो बैकग्राउंड की बात करें तो पहला इंसिडेंस क्या था ये लाने का कि कैंपस में ना लगातार ऐसे बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी बताता है कि भाई जहां हो पूरे या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या कोई भी वर्क प्लेस हो वहां पे हमें इन संविधान के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको कहीं भी कहीं से भी इसका पालन होना चाहिए। आर्टिकल 14 हमको बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 बताता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ये सब ग्राउंड पे ना कैंपस हो या हायर स्टडीज इंस्टीट्यूशन हो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
लेकिन यूजीसी ने हाल ही में इंसिडेंट्स देख के देखा कि भाई ये सब चीजें जो है ना कहीं कर्टेल हो रही थी। तो ये भी एक बैकग्राउंड बनता है ये यूजीसी न्यू रेगुलेशन लाने के पीछे। उसके बाद जो है ना, एक यूजीसी का पहला ये भी हवाला दिया जाता है कि यूजीसी ने जो इससे पहले फ्रेमवर्क लाया था ये थोड़े वीक फ्रेमवर्क थे, इसको रिवाइज करके इसमें थोड़े से और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस डाले गए। ठीक है। पहले क्या था, पहले था ये एक एडवाइजरी नेचर था, यानी किसी को पनिशमेंट देने की इसके पास पावर नहीं थी। नो स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज में, इसमें किसी को क्या है ना कि आप पेनल्टीज नहीं किसी पे थोप सकते। ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती थी। तो ये भी एक है कि भाई जो पहले रेगुलेशन आया था ना उसमें इतने सारे प्रोविजंस नहीं थे, जिससे अगर कोई एक्यूज है, अगर वो कुछ डिस्क्रिमिनेशन किसी के अगेंस्ट करता भी है तो उसको उस लायक सजा दिया जा सके। तो ये भी एक कारण था कि उसको यूजीसी ने रिवाइज करके और फिर ये एक नया रूल रेगुलेशन लाया है। फिर एक और पॉइंट आता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें भी ये सारी चीजों की बात की गई है। यानी हिस्सेदारी हो सभी स्टूडेंट की, सभी वर्ग के छात्रों का, इंक्लूजन हो, प्रॉपर उनका समावेशन हो उस कैरिकुलम में, उस कैंपस में, उस सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की बात की गई थी। तो ये सब चीज भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पॉलिसी में आ चुका है 2020 में। तो ये भी एक बैकग्राउंड बनता है कि भाई ये सब चीज अगर पालन कराना है यूनिवर्सिटी में तो फिर ये नया रेगुलेशन आना होगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की डिमांड बढ़ी कि भाई अगर कोई किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको अकाउंटेबल बनाओ, और उसके बाद कैंपस में कुछ ऐसे अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस का गठन करो कि उस पे हम लोग कर सके कि भाई ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम उसको स्टूडेंट को पनिश करो, या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कुछ की गई है तो इंस्टीट्यूशन को पनिश किया जाए। तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी। पहले क्या था, पहले एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है। तो एडवाइजरी बॉडी थी तो उसके पास कुछ पावर नहीं था, लेकिन अब एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया गया है कि भाई आप अकाउंटेबल बनोगे तो प्रॉपर हम लोग बता सकेंगे कि हाँ ये इसकी जिम्मेवारी थी, इसने सही से काम नहीं किया, तो इस पे कार्रवाई होगी। ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है ना, एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई थी कि भाई संस्थानों पे एक स्पष्ट जिम्मेवारी मिले, उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, उसके बाद एक ऐसी चीज लाया जा सके जिसको लागू करने के योग्य अनुपालन हो सके, कंप्लायंस हो, ठीक है। और उसके बाद एक जो लापरवाही अगर जो कर रहा है उसके अगेंस्ट एक प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सके, यानी एक दंडात्मक कार्रवाई किया जा सके। ठीक है। तो फोकस जो पहले अवेयरनेस था ना, अब अकाउंटेबिलिटी पे फोकस किया गया। तो ये एक और बैकग्राउंड बनता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी में, नॉट जस्ट एडवाइजरी बॉडी, ये सब अकाउंटेबल किसी ना किसी को बनना पड़ेगा। ये भी एक मुख्य कारण था इस रेगुलेशन को लाने का। ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं। अब ये तो बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि भाई ये न्यू रूल लाना पड़ा। अब ये इतना बवाल क्यों हुआ है, तो बवाल इस वजह से हुआ है कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है ना जो किसी एक वर्ग के अगेंस्ट जाता है। ठीक है। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी के अगेंस्ट वो चीजें आती है कि भाई अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो पर्टिकुलर कोई भी एक कास्ट या जो भी एक रिलीजन उसके ज्यादा एक साइडेड ना होकर के एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में सबको लेकर के चलना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो डिस्कस हम लोग आगे करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसपे थोड़ी डिबेट हो रही है और पूरा बवाल खड़ा हुआ है। तो क्या है ना कि पहले डेफिनीशन को थोड़ा विस्तृत किया गया। पहले डेफिनीशन लिमिटेड था कि भाई आप कैंपस में अगर आपके साथ कुछ हुआ तो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, थोड़ा लिमिटेड था। इसमें क्या है ना कि थोड़े डिस्क्रिमिनेशन की जो डेफिनीशन है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है। एक विस्तृत परिभाषा कर दी गई और उसके अंतर्गत क्या है ना ओबीसी को भी शामिल किया गया। पहले क्या था, पहले था कि एससी एसटीज और जो डिसेबिलिटीज है, लेकिन इस नए रूल में ना ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है। जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनको भी शामिल कर दिया गया है एससी और एसटी के साथ साथ। तो ये एक मेजर चेंज देखने को मिला। ठीक है। उसके बाद जो है ये डिस्क्रिमिनेशन
का ग्राउंड जो है ना वो बढ़ा दिया गया, जिसमें रिलीजन, जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी। पहले क्या था? पहले सिंपल एससी और एसटी था। अब इसमें डेफिनेशन को बढ़ा करके क्या किया गया है कि भाई इसमें ओबीसी भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ भी इंक्लूड हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ भी हो गया और डिसेबिलिटीज भी हो गया। ठीक है। तो ये इतने सारे इसमें ऐड कर दिए गए कि डिस्क्रिमिनेशन ये दो ही चीज, दो ही जो कास्ट है उस पे नहीं देखा जाएगा, बाकी सब पे भी देखा जाएगा, और इसमें रिलीजन को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। तो ये तो पहला प्रोविजन है जिससे ये चीजें आ रही कि डेफिनेशन हो में इसको विस्तृत कर दिया गया। उसके बाद दूसरा प्रोविजन ये किया गया है ना कि हर एक इंस्टीट्यूशंस में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का गठन किया जाएगा। ठीक है। क्या किया जाएगा? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की गठन की गई, जिसका काम क्या रहेगा? ये एक परमानेंट सेंटर बनेगा जो एकेडमिक, सोशल और फाइनेंशियल गाइडलाइंस एक निर्धारित करेगा, जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट है, यानी कि जो कमी में स्टूडेंट है ना, जो जिनके अगेंस्ट हो सकता है कि कुछ बहिष्कार वगैरह या कुछ ऐसे रिलेटेड कुछ इश्यूज आएंगे ना, तो उनके एकेडमिक, सोशल और फाइनेंशियल क्या कंडीशन है, क्या गाइडलाइंस है, उसको मॉनिटर करने के लिए ना ये एक कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का गठन किया जाएगा। उसके बाद एक इक्विटी कमिटी के भी गठन का रिकमेंडेशन दिया गया। ठीक है। और इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेशन किसका होना चाहिए? एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी। देखिए यहीं पे ना एक यहाँ पे इक्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती दिखती है। अगर आप एक कमिटी बनाते हैं, इक्विटी कमिटी, तो उसमें हर वर्ग के जो भी स्टूडेंट है, जो भी उनका पार्टिसिपेशन होना अनिवार्य है। अगर आप एससी को दे रहे हैं, एसटी को दे रहे हैं, तो ओबीसी को भी दीजिए, जनरल कैटेगरी के भी छात्रों को दीजिए। ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। तो यही सब कुछ प्रोविजंस है ना जो पहले के रेगुलेशंस में नहीं थे, लेकिन 2026 के जो रेगुलेशन है उसमें है, जिसके लिए ये सब जो है ना विरोध किया जा रहा है। तो कमिटी, इक्विटी कमिटी बनेगी एक, उसके एक रिप्रेजेंटेशन कौन से होंगे? तो एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब यहीं पे एक क्या होता है कि इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जनरल को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जिसकी वजह से बवाल हो रहा है। ठीक है। और उसका लीडरशिप जो है वहां के इंस्टीट्यूशंस के जो वीसी होंगे और प्रिंसिपल, उनको दिया गया है। ठीक है। तो ये एक प्रोविजन था जिसकी वजह से विरोध हो रहा है। उसके बाद तीसरा जो प्रोविजन है ना, तीसरा प्रोविजन है कि भाई आपको एक, अगर मान लीजिए किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, तो ये केसेस लंबा नहीं चलना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक मैनर में ये चीजें आगे बढ़नी चाहिए। उसको आप 24 घंटे के अंदर एक जो इक्विटी कमिटी बनेगी वो बैठेगी, वो कंप्लेन को फाइल की जाएगी, 15 दिन के अंदर इसको रिपोर्ट देना है। ठीक है। कि ये जो फाइल हुई थी, जो कंप्लेन फाइल हुई थी, सही है, गलत है, क्या है, इसको आपको एक 15 दिन में रिपोर्ट देना है। और एक 24/7 हेल्पलाइन की भी गठन की गई है, जिसे इक्विटी हेल्पलाइन किया गया। तो ये हमने 3 प्रोविजंस देख लिए। उसके बाद क्या है ना कि जो अगला प्रोविजन है उसमें 2025 के जो ड्राफ्ट आए थे ना, उसमें बहुत ज्यादा बहस कर वाला एक प्रावधान था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए कोई जो है अगर झूठा या शिकायत कर देता है, ठीक है, तो उस छात्र को ना सजा देने की बात कही गई थी। अगर मान लीजिए कि ये उसको मिल गया, डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही है भाई, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब ये जो जिसके अगेंस्ट हुआ वो जाकर के कंप्लेन कर रहा, ठीक है। अब ये जांच कौन करेगा ये सही में हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। तो पहले ये 2025 में ये प्रोविजंस थे, ये रेगुलेशन में आया था कि अगर कोई गलत, झूठी या जानबूझ के इंटेंशनली गलत के चलते ना अगर वो कंप्लेन कर रहा है, तो भाई उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये 2026 में आते आते ना ये फाइनल नोटिफिकेशन में इस क्लॉज को हटा दिया गया। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का कारण बना कि भाई आपने हटाया, कि बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन केसेस ऐसे हो सकते हैं जो फॉल्स, कोई स्टूडेंट से किसी का अगर बनता नहीं, तो भाई वो आकर के तो बिल्कुल
वो उसके अगेंस्ट गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये भी एक नोटिफिकेशन में जो आया है, वो क्लॉज को हटाना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, नहीं हटाना चाहिए। ये भी एक कंट्रोवर्सी का कारण बना है। यानी कि एक बायसनेस इस रिपोर्ट में ना हम लोग को देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमने पीछे बात की ना, इसमें पेनल्टी नॉट, ये सिर्फ एडवाइजरी बन के अब नहीं रह गया है, ये पेनल्टीज भी दे सकता है। और पेनल्टीज के तौर पे ये तीन अलग अलग है ना, थोड़े हार्श पेनल्टीज भी है। यानी कि क्या हो सकता है, यूजीसी फंडिंग अपना रोक सकता है, इंस्टीट्यूशन को बैन भी किया जा सकता है कि कुछ डिग्री आप नहीं दो, या टोटली शट डाउन भी यूनिवर्सिटीज को किया जा सकता है, उसको यूजीसी के अंडर से रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये पेनल्टीज भी है इसमें प्रोवाइड की गई है। तो ये हमने देखा ना, ये हमने देखा कि कैसे एक तरीके से प्रोविजंस अलग अलग इसमें नए 2025 के तुलना में इसमें ऐड किए गए। अब कंट्रोवर्सी कहां से रेज होती है, तो ये आइए देखते हैं। देखिए क्या है ना, चेंज क्या हुआ जो 2025 में था और उसके बाद 2026 में क्या क्या चेंजेस। चेंजेस ये था कि अगर कोई, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर कोई फेक फाइल करता है कंप्लेंट, तो उसके अगेंस्ट क्या था कि पहले 2025 में कार्रवाई होती थी। अब वो क्या हो गया है कि ये कार्रवाई बंद की गई, ये क्लॉज हटा दिया गया है कि अगर कोई फॉल्स भी, अगर जो मालियस डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट भी करता है ना, उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक तरीके से लाइसेंस मिल जाता है झूठ बोलने का, लाई टू लाइसेंस। और ये बिल्कुल सही बात है, ये प्रोविजंस, ये क्लॉज हटाना कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है, ये हमने बात किया था ना, इक्विटी स्क्वाड, एक इक्विटी स्क्वाड भी बनेगा जिसका क्या है, एक मोबाइल टीम होगा, चारों तरफ कैंपस में घूमेगा, पेट्रोलिंग करेगा। ये भी एक स्क्वाड जो है ना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। स्क्वाड बनेगा, कहीं भी जाएगा, इसका काम होगा पेट्रोलिंग करना, देखना कि भाई किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट से इसकी नहीं बनती, तो ये बिना वजह उसको परेशान करेगा। तो कैंपस में एक तरीके का जो है ना, एक गैंग बनेगा, उसके अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन वाली तो मेन जो टॉपिक से भटक ही जाएंगे। एक हो जाएगा एक पर्सनल जो है, एक दूसरे पे अटैक करना, दूसरे को परेशान करना, ये चीजें अब इसमें है ना, ये नए रेगुलेशन में कहीं ना कहीं ये चीजें आने वाले समय में ना देखने की जरूरत है कि ये इतने जो चीजें प्रोविजंस लाया गया है, बायसनेस एक देखने को मिल रही है। ये चीजें ना हो तो अच्छा रहता है। एक सर्विलेंस को लेकर के कंसर्न है, ठीक है। तो वही सर्विलेंस क्या हो गया आपका जो है, एक इक्विटी स्क्वाड बनाने की, जैसे अभी हमने मेंशन किया है, अब मान लीजिए इक्विटी स्क्वाड बन गया। अब ये क्या करेगा, ये कैंपस में जैसे हमने डिस्कस किया, ये भाई घूमने का काम है, देखना कि मॉनिटर करना कैसे क्या, एक पेट्रोलिंग की तरह के। उससे क्या हो सकता है कि भाई अगर किसी ने किसी को, एक मॉरल पुलिसिंग की तरह काम करेगा। अगर कोई जोक भी मार रहा है, क्लासरूम में डिबेट भी कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई अगर रिपोर्ट कर दिया, तो भाई तुमने जोक क्यों मारा, तो ये इंटेंशन तो था नहीं डिस्क्रिमिनेशन का। अगर आप एक कैंपस में पढ़ रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए एसटी, एससी और ओबीसी से भी आता हो, बट आप लोग एटलीस्ट जोक क्रैक कर सकते हैं। अब एक साथ आप लोग क्लासरूम में डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी स्क्वाड क्या कर सकता है, भाई तुमने उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे बातें बोल दी जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है, तो भाई तुम लप जाओगे उसमें। तो ये चीजें जो है ना, ये कुछ कुछ प्रोविजंस बहुत ही हार्श है, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इसको निकाले। ठीक है, ऐसे वन साइडेड चीजें, जब आप इक्वालिटी की बात करते हो, तो इक्वालिटी की बात में सभी को शामिल करना चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी को एक अलग तरीके से पोर्ट्रे करना कि भाई यही डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बहुत गलत। उसके बाद वन साइडेड रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि हमने बात की। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए भाई कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, फिर ये क्या बन फिर ये कोई बात तो होती है, डिस्क्रिमिनेशन तो ये दिख गया। ठीक है, तो ये पे जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये सब चीजें जो प्रोविजंस है ना, ये एक तरीके का क्रिटिसिज्म का काम कर रही है, और जो कि कहीं से भी उचित है। अगर ये सब प्रोविजंस, बिल्कुल इसको हटाया जाना चाहिए। भाई जनरल को भी तो रिप्रेजेंटेशन दो। आप अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो, तो भाई जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट भी तो हो सकता है। तो ये उनको बिल्कुल ही निग्लेक्ट करना कि भाई अगर आप डिस्क्रिमिनेशन होगा तो आप ही करोगे, इसलिए आपको हम रिप्रेजेंटेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद एक फेडरलिज्म पे भी ना एक सवाल खड़ा करता है। ठीक है, मान लीजिए जितने भी स्टेट,
यूनिवर्सिटीज होती है वो स्टेट के अंदर होती है। अब क्या होगा कि अगर कुछ ऐसे केसेस आए ना भाई, यूजीसी डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा। ठीक है कि भाई ये मेरे को शिकायत मिली है, जो कमेटी बनी थी इक्विटी कमेटी, उसने एक रिपोर्ट दी है, तो इसकी वजह से मैं अपने यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज पे बैन करता हूं। ठीक है, या कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो जिसको बैन करता हूं, आपके यूनिवर्सिटी को शट डाउन करता हूं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उसको मैं सस्पेंड करता हूं। तो ये क्या है, एक फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, ये चीजें सही नहीं है। आप जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर है ना उसमें आप इंटरफेयर करता। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ही हार्श प्रोविजंस है। तो ये हमने डिस्कस किया ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी चीजें जिसपे कंट्रोवर्सी रेज हो रही है, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैकल करने की जरूरत है। ठीक है, कंक्लूजन में हम क्या दे सकते हैं, निष्कर्ष हम लोग यही निकाल सकते हैं कि एक सख्त कानून तो बन गए हैं, लेकिन हमको देखना होगा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, ठीक है जरूरी है, अगर कोई स्टूडेंट को जानबूझ के अगर कोई कुछ कर रहा, उसके अगेंस्ट भेदभाव हो रही है कैंपस में, तो एक बनना चाहिए, कानूनी ढांचा का प्रारूप होना चाहिए। लेकिन हमको ये भी देखना हो कि जो भी है इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैंपस में मिले। अगर हम एससी एसटी को दे रहे हैं, तो भाई जनरल कैटेगरी को भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो ये नया प्रोविजंस आया है उसमें तो ये कानूनी ढांचा दिया गया है। जैसे हमने दिया एडवाइजरी पहले था, यानी कि आप राय दे सकते थे, ऐसे कमेटी अब एक दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है, मान्यता तक रद्द कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो झूठी शिकायतों पे ढील है ना, जुर्माना लगाने के लिए नियम को हटाया गया, ये भी एक चीज है। उसके बाद सामान्य वर्ग की प्रतिनिधित्व की कमी, जैसे हमने बात की है भाई, इक्विटी ग्रुप जो बना है उसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। ये तो सीधे यहाँ पे फेक डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस भी लगाए जा सकते हैं जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट। ठीक है, और आपने क्या किया है भाई, 2025 में जो ये जो प्रोविजंस, अगर कोई फेक और इंटेंशनली जो गलत कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन के चार्जेस फाइल कर रहा है किसी के अगेंस्ट, भाई वो 2025 में पनिशेबल था कि उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा अगर गलत हो। 26 में अपने हटा दिए, तो भाई ये कहां से इक्वालिटी। ठीक है, लास्ट में यही कहेंगे भाई, संतुलन की आवश्यकता है, सभी समान वर्ग की भागीदारी भी सुनिश्चित कीजिए। सभी वर्ग के स्टूडेंट हैं, अगर उनका पार्टिसिपेशन होगा तभी ये जाकर के आप जो रेगुलेशन लाए हो सफल होगा, अदरवाइज बिल्कुल ये कहीं से भी उचित नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमने पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो सकते थे, क्रिटिसिज्म क्या है, यूजीसी क्या है, पूरे डिटेल में एनालिसिस किया है। होप आप लोग को ये पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।